हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो लास्ट लेक्चर में हम बात की थी थर्मोकेमिस्ट्री में इंट्रोडक्शन उसका टाइप्स ऑफ थर्मोकेमिकल इक्वेशंस, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, साथ साथ में कौन कौन से फैक्टर है जिस पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। लास्ट में हमने क्वेश्चन किया था कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे एंथैल्पी, कांस्टेंट प्रेशर पे एंथैल्पी को अगर कैसे कोरिलेट करेंगे, कुछ क्वेश्चन भी कराए थे मेंस के मैंने। आई होप कि उस लेक्चर को आपने देखा होगा। हमेशा सीक्वेंस में देखिए, इसलिए मैं बराबर डिफरेंस देता हूँ कि इससे पहले आपको कौन सा लेक्चर देखना चाहिए, ताकि चीज़ें नए न लगे, है ना, लगे कि उसी के सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं होता लेक्चर, वन शॉट नहीं है, सॉरी ये सीक्वेंस से पढ़ाया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, उसी के आगे चलिए शुरू करते हैं कि थर्मोकेमिस्ट्री के कुछ लॉ है, ठीक है। छोटा सा पोर्शन है, लेकिन साथ साथ में क्वेश्चन से इसको जरूर हम लोग कम्प्लीमेंट करेंगे। बिना क्वेश्चन के कुछ ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का हर एक डिस्कशन अधूरा ही रहेगा। तो ठीक है, क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए, तो पहला है बहुत सिंपल सबसे, लेवोजियर एंड लैप्लास लॉ। According to it, numerical value of enthalpy of decomposition of a compound, numerical value of enthalpy of decomposition of a compound is same as its enthalpy of formation. But with opposite sign. But with opposite sign. बहुत सिंपल है, देखिए लिखने में भले से ज़्यादा। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज सेम एज दैट इट्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बट विथ अपोजिट साइन। देखो, जैसे H2 H2O लिक्विड, इसका डेल्टा H मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डेटा मुझे कई बार लिखने से याद है इसलिए बोल रहे हैं, अदरवाइज डेटा याद करने की जरूरत नहीं है। -286 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। इसमें वाटर बन रहा है, वाटर का फॉर्मेशन एंथैल्पी हो गया, ठीक है। H2O का H2+O2 मिलकर H2O बना रहे थे, डेल्टा H कितना होता है -286। खैर वो डेटा है, याद करने की जरूरत नहीं, एक्सपेरिमेंटल डेटा है भाई, तो हम इसको देख के बोल सकते हैं। ये याद नहीं करना कि 286 होता है, ठीक है, ये बुक से देख के लिखा गया, कोई बहुत महानता नहीं है मेरी, ठीक है। लेकिन हम इंटरप्रिटेशन क्या लगाएंगे, इससे क्या और इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं एज पर दिस लॉ। अगर H2O के बनने का एंथैल्पी जब -286 है, मतलब हीट लिबरेट हो रहा है उतना, तो हम ये बोल सकते हैं इसको कन्फर्मली कि यहीं अगर H2O लिक्विड से H2 प्लस हाफ O2 गैस बने, तो हम कंफर्म बोल सकते हैं कि डेल्टा H इसका, ठीक है, सेम टेम्परेचर पे कितना होगा, +286 किलो जूल पर मोल। ये है ये लॉ, लेवोजियर एंड लैप्लास लॉ, ठीक है। H2O फॉर्मेशन का अगर दिया हुआ है तब हम कंक्लूजन, नहीं दिया हुआ है तब कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि रिवर्स रिएक्शन का कितना होगा, प्लस में। नोट कर लो, सॉरी। तो ये था एंथैल्पी ऑफ, अगर फॉर्मेशन दिया हुआ है H2O का तो रिवर्स रिएक्शन का कितना होगा, उधर -286 है, एनर्जी लिबरेट हो रहा है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि H2O से H2 बनने में, H2+O2 बनने में इतने एनर्जी एंथैल्पी देना पड़ेगा आपको, एंडोथर्मिक। फॉरवर्ड क्या है, उधर से क्या है एक्सोथर्मिक, इधर से लेंगे रिवर्स में एंडोथर्मिक, चाहे वाइस वर्सा जो भी हो। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन याद नहीं करना है भाई, ठीक हो, मैंने बुक से देख के लिखा है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। मेरी कोई इसमें, ठीक है, इसमें महानता नहीं है, याद करने की ज़रूरत ही नहीं कि कितना क्या होता है। मैंने कहा ये दिया रहेगा तब हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये लॉ बोलता है। बहुत सिंपल है। अब इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट वाला, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट लॉ जो है
मैक्सिमम क्वेश्चन उसी के आते हैं, वो है हेस लॉ। और पूरी थर्मोकेमिस्ट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हेस लॉ, चाहे बोलते हैं कांस्टेंट लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, एक ही वर्ड है हेस लॉ, चाहे लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, जिस नाम से भी आ जाए प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। law of constant heat summation. According to this, total enthalpy change according to this total enthalpy change in a chemical reaction is same whether the reaction takes place in one step or in several steps. कोई केमिकल रिएक्शन हो, सिंगल स्टेप हो, चाहे कई स्टेप में मल्टीपल स्टेप हो, ओवरऑल एंथैल्पी चेंज क्या होता है, सेम रहता है। मतलब देख लीजिएगा, नोट कर लें इसको। टोटल एंथैल्पी चेंज इन ए केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और इन सेवरल स्टेप्स। मतलब देखिए, लिखने से नहीं है ना, मतलब एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। ये है हेस लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम इसी का रेफरेंस लेते ही ये कम अथम, जैसे कोई रिएक्शन है जिसमें ए से बी बन रहा है, इसमें एंथैल्पी का चेंज डेल्टा एच, जो भी हो डेल्टा एच की वैल्यू प्लस माइनस, प्लस 500 माइनस 500 जो भी हो, 600 जो भी हो, ए से बी बन रहा है, उसमें एंथैल्पी चेंज कितना है, डेल्टा एच। अब ए से बी बनाने का एक और तरीका है, ये वन स्टेप में हो गया, ए से बी बन गया। हो सकता है ए से बी बनाने का एक और रास्ता हो, पहले डायरेक्ट ना बने, ए से बने सी, सी पे से बने, सी बनाया डी, और डी आगे चल के क्या बना ले, बी। एक डायरेक्ट तरीका कि ए से बी बन जाए। दूसरा तरीका क्या है, इनडायरेक्ट, कि ए से पहले सी बने कोई प्रोडक्ट, फिर सी बनाया डी, डी बनाया बी। अब ये कह रहा है कि घूम फिर के जाने से कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब ए से सी बनने का एंथैल्पी डेल्टा एच 1 है, प्लस माइनस कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। ये एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच 2 है, ये एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच 3 है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, हेस लॉ, टोटल एंथैल्पी चेंज पहले कितना था, डायरेक्ट जाने पे कितना था एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच, वो अभी भी वही रहेगा। डेल्टा एच विल बी डेल्टा एच 1 प्लस डेल्टा एच 2 प्लस डेल्टा एच 3, यही लॉ है। टोटल एंथैल्पी चेंज जो है ए से बी जाने का वो सेम रहेगा, चाहे सीधे जाए चाहे घूम फिर के जाए, टोटल एंथैल्पी चेंज विल बी सेम। ये है हेस लॉ, चाहे लॉ ऑफ बोलते हैं कांस्टेंट हीट समेशन, नोट कर लो, लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। मैक्सिमम क्वेश्चन में, मैक्सिमम का सारे क्वेश्चन में थर्मोकेमिस्ट्री के इसी के रेफरेंस में हम लोग डील करते हैं, हेस लॉ। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। लिया हुआ है हाइपोथेटिकल रिएक्शन, हेस लॉ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन जरूरी है समझने के लिए कि भाई क्या लिखा गया है। एक रिएक्शन है ए से टू बी, हाइपोथेटिकल, ए से टू बी क्या होता है। अब तो कह रहे हैं कि ए से टू बी रिएक्शन जो है उसका आपको डेल्टा एच निकालना है। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इसको पढ़ते हैं, डेल्टा एच आर मतलब हीट ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी चेंज, आर मतलब रिएक्शन। तो कह रहे हैं ए से टू बी का एंथैल्पी चेंज बताइए। आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है क्या कि अगर ए से सी बन रहा है तो Q1 है, सी से डी का Q2 है, और हाफ डी से बी का कितना है, हाफ डी से बी बनने का Q3 है। इसलिए इन तीनों इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आप ए से टू बी का बताइए।
चलिए, जो नोन है उनके हम रिएक्शन के कुछ नाम लेते हैं। ये है एक रिएक्शन नंबर 1, ये रिएक्शन नंबर 2 और ये रिएक्शन नंबर 3 है। 3 इन्फॉर्मेशन दिया है और चौथा इन्फॉर्मेशन आपको निकालना है। तो बस कुछ नहीं, हम देखेंगे इन तीनों को मिलाकर जो नोन है, जो नोन चीज़ें हैं Q1 Q2 Q3 वाली, इन तीनों को मिला के जो डिजायर्ड रिएक्शन है A-C2B कैसे आएगा। जो काम आप रिएक्शन में करेंगे वही काम एंथैल्पी में हो जाएगा। ठीक है, ज़रा देखो A-C2B कैसे आएगा। अगर हम पर्पज क्या है, इन तीनों को मिला के क्या लाना है हमको, A-C2B। बस अगर हम रिएक्शन 1 और देखो ध्यान से, अगर हम ये कर दें एडिंग रिएक्शन 1, ध्यान देखना, एडिंग रिएक्शन 1 प्लस रिएक्शन 2 प्लस 2 इंटू रिएक्शन 3। देखिए जरा, अगर हम रिएक्शन 1 2 ठीक है उनको जोड़ें, आप इसमें 2 से गुणा कर दें, तीसरे वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, देखो उधर हमको 2B लाना है, प्रोडक्ट साइड क्या लाना है 2B, प्रोडक्ट साइड हमको 2B लाना है ना। ए सी, देखो ये मेन रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन है लाना है, डिजायर्ड रिएक्शन क्या है हाइपोथेटिकल, AC2B लाना है, तो हमको प्रोडक्ट साइड 2B चाहिए। 2B को देखते ही हमको याद आगे जाना चाहिए, किसी रिएक्शन में हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तीसरे वाले में, तभी तो 2B आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये रिएक्शन पहला प्लस दूसरा प्लस 2 इंटू दिस होल रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होल रिएक्शन में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 2 से, और सबको जोड़ दे रहे हैं। इस थर्ड वाले में होल रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करके कहाँ से पता चला 2 से, अरे भाई A से 2B लाना है, 2B चाहिए उधर, इतना कौन सा सोचना है, ऐसे नहीं कि रैंडम मारना है। उधर हम प्रोडक्ट से 2B चाहिए था, इसमें B दिख रहा था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब रिएक्शन में जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे एंथैल्पी में भी उसी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा। एंथैल्पी भी उसी तरह से ऐड सब्सट्रैक्ट सब होता है, क्योंकि एंथैल्पी हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में कि एंथैल्पी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आप एडिशन सब्सट्रैक्शन सब कर सकते हैं। ऐसे ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वहाँ बताऊँगा कि एक्सटेंसिव इंटेंसिव क्या क्या टर्म है। तो क्या हो जाएगा रिएक्शन 1 तो Q1, तो एंथैल्पी ऑफ, इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, इन ऐसे करेंगे तो A गिविंग, जरा देखो इन दोनों को जोड़ेंगे पहले दूसरे को तो C कट जाएगा, मैं दिखा दे रहा हूँ, पहले और दूसरे को जोड़ोगे तो C और C कट जाएगा। फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ोगे तो 2D और D कट जाएगा। अरे भाई वो 2 से मल्टीप्लाई करने पे D हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको A से 2B आ जाएगा। जब भी आप ये काम करिएगा, प्लीज करिएगा, रिएक्शन 1 प्लस रिएक्शन 2 प्लस 2 इंटू रिएक्शन 3, ये आप काम करेंगे तो डिजायर्ड रिएक्शन आ जाएगा। अब जो इस रिएक्शन का एंथैल्पी क्या होगा, इस रिएक्शन का जो पूछा गया है, तो जो काम आपने रिएक्शन में करा है वहीं आप यहाँ कर दीजिए। तो इस रिएक्शन का एंथैल्पी क्या होगा, रिएक्शन 1 का एंथैल्पी, जो काम रिएक्शन में किया है, प्लस रिएक्शन 2 का एंथैल्पी प्लस 2 इंटू रिएक्शन 3 का एंथैल्पी हो तो गया। जो काम रिएक्शन में किया है वही एंथैल्पी में भी हो जाएगा। आ गया भाई, जो आपने तिकड़म करके रिएक्शन डिजायर्ड रिएक्शन लाया है वहीं आप एंथैल्पी में कर दीजिए। रिएक्शन 1 की एंथैल्पी प्लस रिएक्शन 2 की एंथैल्पी Q2 प्लस 2 इंटू रिएक्शन 3 की एंथैल्पी देख लो आ जाएगा A से 2B। तो आ गया आंसर Q1 प्लस Q2 प्लस 2 Q3। यही है हेस लॉ। यही तो कह रहा है कि A से 2B बनाने के लिए, वो कह रहा है कि A से 2B बन रहा है रिएक्शन में। आप समझिए जरा मतलब इसका, उसका एंथैल्पी हमको नहीं पता है। A से 2B बन रहा है किसी रिएक्शन में, उसका एंथैल्पी नहीं पता है, लेकिन जो रास्ते हैं घूम फिर के जा रहे हैं उसका पता है हमको। हम A से 2B तो डायरेक्ट नहीं पता है हमको, लेकिन हमको एक दूसरा रास्ता पता है जिसमें A से 2B डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट बन रहा है। उसमें पहले A से C बन रहा है उसका पता है हमको, फिर C से D बन रहा है उसका पता है, हाफ D से B बन रहा है उसका पता है। ठीक है, इनडायरेक्ट जो रास्ता था घूम फिर के जाने वाला उसका पता है, तो डायरेक्ट रास्ते का निकालिए। ये हेस लॉ ही है, ये हेस लॉ ही तो है कि A से 2B बन रहा है डायरेक्ट, उसका एंथैल्पी हम नहीं निकाल पा रहे हैं कोई, ठीक है, लेकिन A से C, C से D, D से B फिर बनाने का उसका एंथैल्पी हमको पता है, तो हमने कर लिया। क्योंकि टोटल एंथैल्पी चेंज चाहे सीधे जाइए चाहे घूम फिर के जाइए सेम रहता है। यही है हेस लॉ, यही है और कुछ नहीं है। हमने यहाँ क्या अप्लाई किया है, हेस लॉ को ही अप्लाई किया है। और देखिए क्वेश्चन,
चलिए इसको करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। ये दो रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। मेंस में भी कई सारे क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं, आप देखिएगा, PYQ करिएगा। ये रिएक्शन दिया हुआ है C+H2O, CO का इतना एंथैल्पी है। ये रिएक्शन नंबर, चलो 1 कर दे रहे इसको, ये रिएक्शन नंबर 1 हो गया, ये रिएक्शन नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इसका एंथैल्पी निकालना है। दो इन्फॉर्मेशन दी है, इसका एंथैल्पी निकालना है। तो हमने कहा क्या करना है, हम बस को ये देखना है कि जो दिए हुए रिएक्शन है उनको किस तरह से जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे कि ये जो मेन रिएक्शन है, जो डिजायर्ड है, वो आ जाए। जो काम आप रिएक्शन में करोगे, जो काम आप रिएक्शन में करोगे वही एंथैल्पी में हो जाएगा, जो काम आप रिएक्शन में करेंगे वही एंथैल्पी में हो जाएगा। बस तो देखिए, बस फोकस करो कि इन दोनों में 1 2 में क्या करें कि ये वाला आ जाए। रिएक्शन में फोकस करो, डेल्टा एच अपने आप सेट हो जाएगा। तो दिख रहा है, अगर हम रिएक्शन 1 और 2 को जोड़ दे डायरेक्टली, रिएक्शन 1 और 2 को जोड़ दें डायरेक्टली, तो ये CO कट जाएगा। अरे CO इधर है, वो उधर है, कट जाएगा। और हाफ O2 प्लस हाफ O2 कितना हो जाएगा, फुल O2, एक O2, हाफ O2 कितना हो जाएगा, O2, और 10 CO2 बन जाएगा। डायरेक्ट दिख रहा है कि ये वाला जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कैसे मिलेगा, रिएक्शन 1 और 2 को ऐड करके। दिस रिएक्शन विल बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग रिएक्शन 1 एंड 2। देखिए खुद करिए, इतना तो कर सकते हो भाई। रिएक्शन 1 और 2 को ऐड करोगे तो आ जाएगा। इसका मतलब इसका एंथैल्पी क्या होगा, चूँकि ये रिएक्शन जो डिजायर्ड है वो रिएक्शन 1 और 2 को ऐड करने पे आया है, तो मतलब इसका एंथैल्पी भी दोनों का सम ही होगा। तो इसका एंथैल्पी क्या होगा, डेल्टा H1, चलो इसको H1 और H2 लिख दें, H1 और इसको H2 लिख दो, प्लस डेल्टा H2। बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जोड़ लेना इसको, कितना आएगा, लगभग 0.5339.5, ठीक है, किलो जूल। सिंपल, नोट करिए कौन सा इसमें क्या तीर मारना है। एसेंस समझो कि जो रिएक्शन में जो काम करते हैं एंथैल्पी में भी वही काम हो जाता है। एक और क्वेश्चन देखें, ठीक है, चलिए। सेम है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत कॉमन है इसको। आगे जो भी करेंगे वो इसी का एप्लीकेशन है। तो ये नहीं कि इस लेक्चर में, हम आगे के लेक्चर में भी इसको यूज करने वाले हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मेंस का क्वेश्चन है, याद नहीं आ रहा मुझे सन, PYQ देखिए, किसी मेंस का क्वेश्चन है इस ईयर का। लिखा हुआ है कि इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज -286। चलो ये रिएक्शन नंबर 1 एकदम सेम टू सेम। फिर इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज -242। हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि एंथैल्पी चेंज जो है किस पे डिपेंड करता है, सब्सटेंस के स्टेट पे भी डिपेंड करता है। वाटर तो दोनों में बन रहा है, दोनों रिएक्शन में H2 प्लस O2 वाटर ही बन रहा है, लेकिन वहाँ वाटर लिक्विड फेज में है, यहाँ वाटर गैस फेज में है, तो एंथैल्पी चेंज भी अलग अलग है। ये कराया गया है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंथैल्पी में, देखिएगा उसको। चीज़ें कोरिलेट लगनी चाहिए, नहीं तो बेकार है सब। तभी तो बोलते हैं कि पहले वो देख लो। तो वहाँ बोला गया था कि भाई वही सब्सटेंस बन तो रहा है पानी ही, लेकिन पानी के डिफरेंट स्टेट्स होते हैं। जब लिक्विड बनेगा तो एंथैल्पी चेंज अलग आएगा, गैस बनेगा तो एंथैल्पी चेंज अलग आएगा। खैर वो डेटा भी अब कह रहे ये डेटा दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, फाइंड मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। वाटर के वेपराइजेशन की एंथैल्पी निकालिए। तो रिएक्शन लिख लो, वेपराइजेशन में रिएक्शन क्या होगा, कौन नहीं जानता है, वेपराइजेशन का मतलब क्या हुआ। इस रिएक्शन का डेल्टा HR हमको निकालना है। ये दो रिएक्शन दिया हुआ, इसका निकालना है, ये दो दिया हुआ, इसका निकालना है। तो बस अब सोचो क्या करना होगा कि कैसे आएगा। देखो जरा, हमारे रिएक्शन में कहीं H2O2 कहीं आ रहा है मेन रिएक्शन में, बहुत आसान है। H2O2 कुछ आ रहा है, H2 प्लस हाफ O2 कुछ आ रहा है मेन रिएक्शन में, नहीं आ रहा है। कैसे, तो कैसे नहीं आएगा, अगर इसमें से घटा दें, अगर हम, ठीक है, अच्छा ये किधर चाहिए, H2O गैस इधर चाहिए हमको, लिक्विड उधर चाहिए। अब जरा ध्यान देना, तो क्या करना होगा, किसमें से क्या घटाना होगा, ध्यान दो। अगर हम इस रिएक्शन में से नहीं 2 में से 1 घटा दें, देखो यार पता चल जाएगा क्यों। 2 में से 1 घटा दें, 2 में से 1 घटा दें, रिएक्शन 2 - 1, H2 देखो H2O2 तो सीधे सीधे कट जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ। ये रिएक्शन कैसे आएगा, रिएक्शन
2 माइनस रिएक्शन 1, खुद करिए भाई, ये तो आपको करना होगा, यहीं तो सीखना है, प्रैक्टिस। रिएक्शन 2 में से रिएक्शन 1 करेंगे तो ये पूरा टर्म कट जाएगा, H2 हाफ फोटो से गायब। अब क्या होगा, माइनस जब करोगे तो ये H2 लिक्विड इधर आ जाएगा, माइनस कर रहे हैं ना तो H2 लिक्विड किधर आ जाएगा, राइट हैंड साइड आ जाएगा, यहीं चाहिए, इसको देख के कर रहे हैं, हवा में नहीं कर रहे कि घटाना है कि जोड़ना है, गुणा करना है, क्या करना है भाई, ये लाना है, पर्पज है कि ये कैसे आएगा, ये ला दिए तो वहीं काम एंथैल्पी में कर देना है। रिएक्शन 2 में से रिएक्शन 1 घटाएंगे तो क्या होगा, H2O2 सब कट जाएगा और H2O लिक्विड इधर आ जाएगा, गैस तो उधर चाहिए हमारा आ गया। तब तो एंथैल्पी क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमारा क्या होगा जो चाहिए इसका, वही एंथैल्पी जो रिएक्शन में काम हुआ है, H2 माइनस H1 कितना, माइनस 242 माइनस, पूरा लिखो पूरा ढंग से, माइनस 286, माइनस 242 माइनस 286। देखिए रिएक्शन 2 माइनस रिएक्शन 1, जो काम आप रिएक्शन में करेंगे वही एंथैल्पी में भी हो जाएगा, चाहे गुणा करें चाहे घटाएं जोड़ें, ठीक है। ये काम बताऊंगा मैं आगे थर्मो में कि ये काम सबके साथ नहीं कर सकते, ये काम गुणा भाग जो कर रहे हैं ना आप, इसमें 2 से गुणा करने पर एंथैल्पी में 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, वो ऐसे लोगों में कर सकते हैं, ऐसे ठीक है फिजिकल वेरिएबल्स में जिसमें जो एक्सटेंसिव होते हैं। अब एक्सटेंसिव इंटेंसिव क्या है वो हम पढ़ते रहेंगे, फिलहाल एंथैल्पी में कर सकते हैं, ये तुम दिमाग में रखो। ठीक, कितना आएगा, बहुत आसान है, कितना आ जाएगा जी, तो ये हो जाएगा 44 किलो जूल पर मोल, 44 किलो जूल पर मोल। तो नोट करें, और हेस लॉ डायनामिक है क्योंकि पूरा थर्मोकेमिस्ट्री से बेस्ड है बराबर, ठीक है। ये तो बस एक डिफिनेशन था कि हाँ चलो आज पढ़ा तो उसका एक दो क्वेश्चन देख लें, ये इसी बेस्ड ही पूरा बराबर, इसको रेफरेंस देना पड़ेगा, चाहे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ाऊँ, कंबशन पढ़ाऊँ, बॉन्ड एनर्जी, हमेशा इसको रेफरेंस लेना पड़ेगा। पूरा केमिस्ट्री आगे थर्मोकेमिस्ट्री आप देखिएगा इसी बेस्ड ही है, बिल्कुल इसी बेस्ड, ये नहीं कि बस इतना ही क्वेश्चन, इसलिए नहीं करा हो जाए ज़्यादा, ये आगे हर लेक्चर में कराना है, हर लेक्चर में बेचारा इनका नाम लेना पड़ेगा सबसे, ठीक है, सबसे महानतम योगदान भाई इसी की बात है, नहीं की हेस लॉ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अब देखिए ज़रा मैं बता दूँ अब क्या पढ़ने वाला है हम, ठीक है भाई। हर रिएक्शन में कुछ ना कुछ एंथैल्पी लगता है, चाहे मिलता है, प्लस चाहे माइनस, एक्सोथर्मिक के लिए माइनस डेल्टा एच, एंडोथर्मिक के लिए प्लस। तो किसी भी रिएक्शन के एंथैल्पी का नाम है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में जो एनर्जी जनरेट हो रही है हीट, उसका नाम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच। लेकिन अब इस डेल्टा एच आर एक जनरल टर्म हो गया, डेल्टा एच आर मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, दैट कैन बी पॉजिटिव, दैट कैन बी नेगेटिव एज वेल। लेकिन अब इसी एंथैल्पी का नाम अलग अलग भी लिख सकते हैं। अब स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए इसी एंथैल्पी को कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, जैसे कुछ बन रहा है तो उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कुछ कम, ठीक है, कंबशन हो रहा है तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन, जैसे यहाँ लिखा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन एंड ऑल डेथ, न्यूट्रलाइजेशन। तो ये हमको अलग अलग लेक्चर पढ़ना है और बराबर हेस लॉ का योगदान, ठीक है, हेस लॉ का हमको बराबर सहारा लेना है, फिर समझना है हमको, ठीक है। तो ये जनरल टर्म एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसी के डिफरेंट नाम है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन रिएक्शन, ये कोई नई बात नहीं है। हमने आने के इक्विलिब्रियम में भी, इक्विलिब्रियम प्रदर्शन में भी भाई किसी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के लिखते हैं, पढ़ा है आपने, किसी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैपिटल लेके लिखते हैं। तो अब उसी को के को कभी क्या बोलते हैं, के ए, कब एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, के बी बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट, के एस पी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, के एच हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, कोई नई बात है, वो सब हाइड्रोलिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही तो है। लेकिन एसिड का डिसोसिएशन हो रहा है, स्पेसिफिक रिएक्शन के लिख दिया, बेस का डिसोसिएशन के भी लिख दिया, इस तरह एंड सो ऑन। तो यही काम हम एंथैल्पी में करेंगे। जनरल टर्म क्या है, किसी रिएक्शन के डेल्टा एच को क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच आर, ठीक है। लेकिन अब स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए अलग अलग इसके नाम हैं, उनको अलग अलग पढ़ना होगा, ढंग से समझना होगा, सवाल भी करने होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एक एक चीज़ों के, ठीक है, एक एक टर्म्स को हम लोग बारी बारी से करेंगे। थैंक यू।